टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है, जो कि पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो पेपर्स करने हैं, सैम्पल पेपर्स आपको लिख के नहीं करने हैं, है ना। सारे लोग पूछ रहे हैं कि सुनील पांडा सर की जो 60 मार्क्स वाली सीरीज सर लेकर आ रहे हैं, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या हम वो कर लें, हमें वो करने चाहिए। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक्स हैं आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन दोनों बुक्स को कैसे कंप्लीट करना है 30 डेज के अंदर, और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है, जो कि पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो वो टॉपिक्स मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी। इनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लाइक पूरा थ्योरी है। तो उसमें आपको आसानी से नंबर आप गेन कर सकते हो। कैसे गेन कर सकते हो? क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो अगर आप चैप्टर पढ़कर जाओगे, आपने रीड करा है बुक से चैप्टर, तो वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बनाकर लिख सकते हो। मेन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही है कि आपको एक बार चैप्टर बुक से रीड करके जाना है। अगर आपने समझा हुआ है चैप्टर को, तो वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में बना के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिख सकते हो। तो इसलिए आप जो है इंडियन इको के अंदर जो है आप गेन कर सकते हो मार्क्स भी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चैप्टर के बारे में पता है तो आप वहाँ पे जाके लिख दोगे, है ना। एग्जिजरेट करके लिखना हम सबको आ गया, हम क्लास 12th में आ गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके लिख दोगे। तो इसलिए इस सब ये वाली जो बुक है, इसके अंदर आप मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो ट्राई करो कि जो भी चैप्टर्स हैं उनको बुक से रीड करो एक एक बार, एंड साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लगाओ। अब क्वेश्चंस आप कैसे लगाओगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का बता देती हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं अगर बात करूँ तो वो ऐसी बुक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, रजत सर के लेक्चर्स देखो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो सबसे अच्छी रजत सर पढ़ाते हैं, और स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि रजत सर एकदम सब कुछ शॉर्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का कवर कर देते हैं। तो आप उनके वन शॉट लेक्चर जाके देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एंड देन आप बुक से आप उनको रीड करो चैप्टर्स को, तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। मैं आपको 100% बता रही हूँ। एक बार रजत सर के वन शॉट देखोगे और एक बार बुक से चैप्टर को रीड मारोगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो आप बुक यूज़ करोगे दैट इज संदीप गर्ग। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आई विल रिकमेंड कि आप जो है वीके ओरी, टीआर जैन और वीके ओरी वाली जो बुक है वो यूज़ कर सकते हो। वो बुक अच्छी है, उसमें सब कुछ सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिया होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो संदीप गर्ग बेस्ट है। तो आप ऐसे पढ़ना इंडियन और मैक्रो। अब मैं आपको बताऊं कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऐसे करोगे कि आप जो है सैम्पल पेपर्स वाली बुक खरीदोगे, चाहे आप एडुकार्ट की खरीदो, ओसवाल की खरीदो, कोई से भी ट्रस्टेड ब्रांड की आपको बुक लेनी है, और वहाँ के आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं। अब सैम्पल पेपर्स आपको लिख के नहीं करने हैं, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है प्रैक्टिकल कि आपको न्यूमेरिकल है तो आप लिख लिख के करोगे तभी होगा। आप जो क्या कर सकते हो, सैम्पल पेपर बाय करो। लिखने का टाइम नहीं है कि आप लिख लिख के सैम्पल पेपर कर रहे हो। आप क्या करो, एक आधा चलो आपने लिख के कर लिया, बाकी आप क्या कर सकते हो कि जो सैम्पल पेपर है उसको, उसमें क्या करो, आंसर को ऐसे छुपाओ, क्वेश्चन को रीड करो एंड माइंड में आंसर सोचो, फिर आंसर को देखो कि आपने जो सोचा है क्या वो आंसर उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। मैं तो ऐसी करती थी कि जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे, फिर मैं जो है अपने मन में उसका आंसर सोचती थी कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। फिर मैं आंसर पढ़ती थी, फिर मैं देखती थी कि जो मैंने सोचा है क्या वो बुक के आंसर से मैच कर रहा है थोड़ा बहुत भी, क्या जो पॉइंट्स मैं सोच रही हूँ वो पॉइंट्स मैं इस आंसर में लिख सकती हूँ। तो ऐसे आपको करना है। अब आपको लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बेस्ट तरीका यही है कि अपने सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करो, सैम्पल पेपर की बुक खोलो, क्वेश्चन के आंसर को छुपाओ
और आंसर को सोचो कि क्या होगा इसका आंसर, और चेक करो कि आपने सही आंसर सोचा है कि नहीं सोचा। ऐसे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो करो, ऐसे ही MCQs की प्रैक्टिस करो। और जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते जाओगे ना, पूरी सैम्पल पेपर बुक खत्म कर दोगे, तो आपके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि 10 सैम्पल पेपर्स होते हैं, उसमें वो ट्राई करते हैं कि ज़्यादातर हर टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर कर दें, है ना। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जब आप सब कुछ कवर कर ही लोगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अभी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सुनील पांडा सर की जो 60 मार्क्स वाली सीरीज सर लेकर आ रहे हैं, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या हम वो कर लें, हमें वो करने चाहिए। तो मैं बोलूँगी देखो, अब अपने अकॉर्डिंग देखो, अगर आप ऐसे स्टेज वाले बच्चे हो कि जिसने नहीं पढ़ाई करी है अभी तक इतने अच्छे से, तो मैं बोलूँगी कि हाँ, उन्हें वो वाले क्वेश्चंस लिख कर प्रैक्टिस कर कर करने चाहिए। बट वहीं आप रेगुलरली पढ़ाई करते हुए आए हो तो आपको ज़रूरत नहीं है उन क्वेश्चंस की कि पूरा लिख के प्रैक्टिस करो। आप उन क्वेश्चन पे एक बार नज़र मार लो, उनकी वीडियो देखकर कि क्या क्या क्वेश्चंस वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ाई करो, क्योंकि आप जो है शुरू से पढ़ाई करते हुए आए हो। ये 60 मार्क्स सर उनके लिए पक्के करवा रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, या वो एक मीडियम लेवल वाले बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनको एक ठीक ठाक स्कोर करना है, तो उनके लिए वो सर वो वाले क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। बट इफ़ यू नो कि आप रेगुलरली हो, आप पढ़ते हुए आ रहे हो, देन आप जो है अपना पढ़ते हुए रहो। आपको ऐसे कोई स्ट्रेटेजी 60 मार्क्स वाली ऐसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते जाओ। अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स निकाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके, साथ में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ GDP एज वेलफेयर। तो ये वाला से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है कि हम GDP को एज अ वेलफेयर इंडेक्स देखते हैं, बट ऐसा हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस आपको याद करके जानी है अच्छे से। सेकंड, आइटम्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। सिंपली वो पूछते हैं कि बताओ, एक स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये स्टेटमेंट नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, और फिर वो आपसे पूछेंगे वाई, या तो रीज़न भी पूछते हैं वो आपसे साथ में। तो आप ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। जो बुक में भी आप सैम्पल पेपर्स वगैरह करोगे या बुक के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन करके जाना जहाँ पे पूछा गया होगा नेशनल इनकम में एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो वो वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करके जाना। वो उसमें मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के, तो उनको एक लॉजिक वे में अच्छे से समझ कर जाना। थर्ड है मनी क्रिएशन वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और वो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ पूछ लेते हैं मनी क्रिएशन को। तो ये एक तैयार करके जाना मनी क्रिएशन का टॉपिक, और विद अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। नेक्स्ट चीज़ आप ये भी तैयार करके जाओगे कि सेविंग कर्व को कैसे ड्राइव करते हैं फ्रॉम कंजप्शन कर्व, और कंजप्शन कर्व को सेविंग कर्व से कैसे ड्राइव करके जाते हैं। तो ये दोनों जो है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब पूरा डायग्राम देख लेना बना के कि सेविंग से कंजप्शन कैसे हो रहा है, कंजप्शन से सेविंग कैसे हो रहा है, पूरा कॉपी में अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी अच्छे से करके जाना। उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये CBSE का फेवरेट टॉपिक है। इससे पक्का क्वेश्चन देता है CBSE की गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब ये CBSE ऐसे नहीं बोलता कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बता दो। वो क्या करता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना गवर्नमेंट बजट के, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव को उठाएगा और उससे ही एक क्वेश्चन बना के आपको दे देगा। तो ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली अच्छे से पढ़ के जाना गवर्नमेंट बजट के, है ना, समझ के जाना, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव्स में से कोई क्वेश्चन बन भी रहा है उठा के, तो आप उसको आंसर कर सको। तो ऐसे आपको करके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले जो चैप्टर है उसके अंदर न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो भी आप करके जाना। उस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है।
इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप आपको पता होना चाहिए, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशनरी गैप का और डिफ्लेशनरी गैप का, तो वो पढ़ लेना। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। पूरा बुक में संदीप गर्ग में इसे टेबल दे रखी है, या फिर आप कोई और बुक भी यूज़ करते होगे तो उसमें भी दे रखी होगी, तो वो टेबल होगी बुक के अंदर, वो डिफरेंस की पढ़कर जाना है टेबल बीओपी और बीओटी की। और उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो ये कि मेरिट्स बता दो या डीमेरिट्स बता दो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या फिर डिफाइन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, और डेप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ऐसे आ सकता है कि एप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होने का क्या मतलब है, ये आप अच्छे से पढ़कर जाओगे। ये हो गया आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखते जाओ, पहला है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो उसमें डेथ रेट आता है ना, बर्थ रेट आता है, ये सारे जो रेट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम कैसी डेमोग्राफिक प्रोफाइल चल रही थी इंडिया की। सेकंड, एग्रीकल्चर के फीचर्स। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, क्या फीचर्स थे, कि वो लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन था, जमींदारी सिस्टम आया, ये सब कुछ आप उसमें पॉइंट्स बताओगे, तो ये पॉइंट्स पे बहुत क्वेश्चन आता है। देन गोल्स ऑफ प्लानिंग, छोटा सा चैप्टर है आपका, उसमें पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, गोल्स ऑफ प्लानिंग। और इम्पॉर्टेंट भी है कि एक गोल एक्सप्लेन करने आ जाता है कि या तो जीडीपी ग्रोथ वो बोल देंगे एक्सप्लेन करो, या बोल देंगे इक्विटी को एक्सप्लेन करो, या वो बोल देंगे मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करो, या बोल देंगे सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करो। तो आप जो है चारों गोल का कुछ कुछ कंटेंट पढ़ के जाना ताकि आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख सको। नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में थे कि सब कुछ नेगेटिव करेंगे, इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट कुछ गलत करते करते वो इंडिया के ऊपर कुछ अच्छा भी कर गए। तो वो क्या क्या चीज़ें थी जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने अच्छी करी है, मतलब कुछ अच्छी करना तो नहीं चाहते थे पर अच्छी हो गई है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर, तो वो बताओगे। जैसे आप बताओगे कि रेलवेज आ गई, बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी एक्सचेंज आ गया, तो ऐसे पॉइंट्स आप इसमें बताओगे, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी यानी कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर एलपीजी के गुड और बैड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या अच्छे इफेक्ट से एलपीजी आने से और क्या बुरे इफेक्ट्स थे, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज पता होने चाहिए। रूरल मार्केटिंग वाला जो पूरा टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेरिट्स डीमेरिट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब पता करके जाना है, क्योंकि ये जो मेरिट्स और डीमेरिट ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जाना। देन कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यू शुड नो। और डेवलपमेंट पाथ क्या है चाइना का, मतलब चाइना किस तरीके से डेवलप हो रही थी, जो हमारा लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो वो उसमें आ सकता है चाइना का ही पूछेंगे वो, क्योंकि जो इंडिया का और पाकिस्तान का सिमिलर है, तो वो पूछेंगे चाइना का ही अगर पूछना है। और साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो जो ये लास्ट चैप्टर है आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर कोई ऐसे चार्ट वगैरह बन के आ जाता है, एंड देन उस पर वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सैम्पल पेपर वगैरह करोगे ना, तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी इन टाइप के क्वेश्चन की भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सैम्पल पेपर करना इज मस्ट, है ना, हर सब्जेक्ट में। चाहे लिख के मत करो, जैसे मैंने बताया ओरली करो, बट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के जैसे मैंने क्वेश्चन बताया चार्ट वाले, है
है ना, केस स्टडी वाले या MCQs वाले या स्टेटमेंट वाले, ये सब उसी के साथ प्रैक्टिस होगी। अगर आपने चैप्टर्स तो पढ़ लिए सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडियन के, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर फायदा नहीं है, वहीं अटक जाओगे 70-80 पे। ज़्यादा मार्क्स लेकर आने तो देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ लॉट्स क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।